हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हमारा जियो का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3। इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट लेना है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखना है, कोई क्वेश्चन है, किस तरीके से आना है, ये आप सारा हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम समझेंगे, ठीक है। अर्थ एज अ होम फॉर ह्यूमन बींग्स। अर्थ जो है वो होम है, घर है ह्यूमन बींग्स का। लर्निंग आउटकम्स में आप क्या देखेंगे? कंडीशंस दैट मेक अर्थ एज अ हैबिटेबल प्लैनेट। वो कंडीशन जो प्लैनेट्स को हैबिटेबल रिहाइश के काबिल बना रही हैं। डिस्क्राइब वेरियस स्फीयर ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के डिफरेंट स्फीयर्स को आप डिस्क्राइब करने के काबिल होंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अर्थ एज अ होम फॉर ह्यूमन बींग्स। अर्थ घर है ह्यूमन बींग्स का। किस तरीके से कहा जा रहा है? आपको पता है कि घर वो जगह होती है जो सेफ़ होती है, सेफ जोन होता है जहाँ पे वो इंसान सुकून मुहैया करता है, फील करता है। उसके अलावा वहाँ पे उसकी कंडीशंस के मुताबिक सारी चीज़ें उसको अवेलेबल होती हैं। इसी तरीके से अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर सारी वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो इंसानों को की रिहाइश के लिए ज़रूरी हैं, जो उसकी रिहाइश में हेल्प करती हैं। जैसे कि इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो अर्थ पे प्रेजेंट है। खाने पीने के लिए उसे फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, उसके अलावा उसे एनिमल्स वगैरह का मीट वगैरह चाहिए, वो सारा का सारा अर्थ पे अवेलेबल है। ऑक्सीजन सांस लेने की ज़रूरी है, जो हमारे ऑक्सीजन अगर अवेलेबल नहीं होती तो इंसान सांस नहीं ले सकता, वो भी हमें अर्थ से मुहैया हो रही है। उसके अलावा एक सूटेबल रेंज का टेम्परेचर होता है जो इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। ज़्यादा एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर वो भी इंसान टॉलरेट नहीं कर सकता, और ज़्यादा लो कंडीशन जो कोल्ड कंडीशंस होती हैं वो भी टॉलरेट नहीं होती इंसान से। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अर्थ घर है, क्योंकि अर्थ तमाम कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं इंसानों को, जानदारों को यहाँ पे रहने के लिए। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। डिफरेंट कंपोनेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट के, ठीक है। कौन कौन से हैं देखते हैं। फिजिकल लैंडस्केप, वेजिटेशन, क्लाइमेट, एनिमल्स, ठीक है। ज़मीन की जो हमारे पास है, ज़मीन हर जगह पे हमारी अर्थ के ऊपर ज़मीन की जो डिवीजन है वो सब जगहों पे एक जैसे नहीं है। डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट कंडीशंस हैं अर्थ की, ठीक है। उसके अलावा हमने वेजिटेशन देखनी है कि किस तरीके से यहाँ पे क्रॉप की प्रोडक्शन वगैरह हो रही है। क्लाइमेट, आबोहवा, एनिमल्स, जानदार। अब हम चलते हैं नेचुरल स्फीयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के जो नेचुरल स्फीयर्स हैं, अर्थ के नेचुरल 4 स्फीयर्स हैं। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हम जब अर्थ के डिवीजन करते हैं, स्फीयर्स करते हैं, पूरा अर्थ में डिवाइड करते हैं तो 4 स्फीयर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है क्या? इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स विच सराउंड्स ओवर अर्थ। इन्वेलप है डिफरेंट गैसेस का, वाटर वेपर्स का, उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स का, जो हमारी इस जो ज़मीन है उसको सराउंड कर रही हैं। बेसिकली इन्वेलप का मतलब होता है लिफाफा। ये नहीं है कि अब वो ज़मीन को हमने लिफाफे में डाल दिया है, ये एक बात आपको की जा रही है कि ज़मीन की पूरी वो सराउंड की होती है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर मुश्तमिल होता है डिफरेंट गैसेस पर, डस्ट पार्टिकल्स पर, उसके अलावा वाटर वेपर्स पर, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारे पास? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जिन गैसेस पर मुश्तमिल होती है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये गैसेस हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन आपको पता है कि सांस लेने की ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह से पौधों के लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन जो है ये कल्टीवेशन में प्लांट्स को ज़रूरी होता है। उसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर भी प्रेजेंट है। ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट है, जो कि हमारे सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो डेंजरस होती हैं, ख़तरनाक होती हैं, उनसे हम ओजोन लेयर हमें बचाती है। ज़मीन के में जो जानदार रह रहे हैं उनको बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। अगर ये ज़मीन पर आ जाएँ तो इससे क्या होगा? कैंसर होंगे, आई इन्फेक्शंस होगी और डिफरेंट तरह की बीमारियाँ होंगी, ठीक है। तो ओजोन लेयर भी प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर क्लाउड फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। और जो गैसेस हमें ज़रूरत होती है वो भी इसके अंदर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा स्फीयर है वो है लिथोस्फीयर, ठीक है।
लिथोस्फीयर 29% हमारा जो एरिया है ज़मीन का वो कंप्राइज है लैंड पर। सिर्फ 29% एरिया है ज़मीन का वो किस पे कंप्राइज है? लैंड पर। इस एरिया को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। इस एरिया को किसका नाम देते हैं? लिथोस्फीयर। और जो तमाम जानदार हैं वो लिथोस्फीयर के ऊपर ही रिहाइश पजीर हैं। पोर्शन ऑन विच मैन लिव्स, वो पोर्शन है जिसके ऊपर इंसान रहते हैं। ठीक है, इंसान, जानदार, दूसरे जानवर के बहुत तरीके के यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलजी, फंजाई, बैक्टीरिया, सारे के सारे किस पे रह रहे हैं? इस 29 पोर्शन पर। लिथोस्फीयर में माउंटेन्स भी आ जाती हैं, प्लेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं एंड डेजर्ट है। लिथो ज़मीन, आपको मैंने पहले बात की थी कि ज़मीन हर जगह पे एक जैसे नहीं है। कहीं पे हमवार है, कहीं पे ना हमवार है, कहीं पे ऊंचा पहाड़ है, कहीं पे दरिया है। डिफरेंट कंडीशंस है ना माउंटेन्स हमारे पास अर्थ की। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिथोस्फीयर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स पर भी मुश्तमिल होती हैं जो कि हमारे लिए मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। जो रॉक्स के अंदर मिनरल्स प्रोवाइड होता है जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हम लेते हैं। उसके अलावा कल्टीवेशन के लिए ज़मीन से ज़्यादा क्रॉप्स वगैरह लेने के लिए भी हमें मिनरल की ज़रूरत पड़ती है। ये तो सारे हो गए लिथोस्फीयर का। उसके बाद हम देखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? स्फीयर ऑफ लाइफ कंप्राइज्ड ऑफ, स्फीयर है लाइफ का, ज़िंदगी का। ठीक है, कंप्राइज है, मुश्तमिल है प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये प्लांट्स पर भी मुश्तमिल है, एनिमल्स पर भी मुश्तमिल है और ह्यूमन बींग्स पर भी मुश्तमिल है। ठीक है, बायोस्फीयर जो होता है ये बाकी 3 जो स्फीयर्स ऑफ लाइफ हैं उन पे, स्फीयर्स ऑफ अर्थ हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। कौन कौन से 3 स्फीयर्स? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ये इन तीनों स्फीयर्स पर बायोस्फीयर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ओके। हमारा नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर, जो कि हमारे पास 4th स्फीयर है, वो है हाइड्रोस्फीयर। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस कंप्राइज ऑफ वाटर। ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा जो है वो किस पर मुश्तमिल है? पानी पर मुश्तमिल है। 29% हमारे पास लैंड पर मुश्तमिल है और 71% पानी पर मुश्तमिल है। ठीक है, उसको हम किसका नाम देते हैं? हाइड्रोस्फीयर। वर्ड हाइड्रो वाटर से निकला है। ठीक है, ये जो हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है ये डिफरेंट फॉर्म्स में है। कहीं समुद्रों की शक्ल में है, कहीं दरियाओं की शक्ल में है, कहीं पे हमारे पास नदी नाले प्रेजेंट है। मतलब जो पानी है वो भी एक ही सूरत में तो नहीं, 71% का 71% जो अर्थ है वो एक ही पानी प्रेजेंट है, एक ही फॉर्म में। जैसे कि हमारे पास लैंड 29% है तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे फॉरेस्ट है। इसी तरीके से हमारे पास हाइड्रोस्फीयर का जो पोर्शन है वो भी डिवाइडेबल है, ओशन में, रिवर्स में, लेक्स में। हाइड्रोस्फीयर के ज़रिए हम क्या करते हैं? वाटर हाइड्रोस्फीयर के ही ज़रिए जो हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन होती है, फिर वो क्लाउड इकट्ठे होते हैं, उसके नतीजे में पानी ज़मीन पर आता है, बारिश बरसती है। ये सारा प्रोसेस जो होता है वो हाइड्रोस्फीयर के ज़रिए ही हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोस्फीयर के ज़रिए हम काफ़ी सारी, उसके अलावा ह्यूमन्स जो हैं वो फिशेस वगैरह जो हम हासिल करते हैं, जो खुराक के तौर पर यूज़ करते हैं, वो भी हमारे पास हाइड्रोस्फीयर से ही हासिल की हुई होती हैं। ठीक है, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। जो ह्यूमंस के इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप है वो देखेंगे। बेसिकली ह्यूमंस का इन्वायरमेंट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, लेकिन ये है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होती हैं। ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस आती हैं। उसकी बेस पे जो ह्यूमन का इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप है वो हम स्टडी करते हैं क्लाइमेट एंड ह्यूमन बींग्स। आब हवा और ह्यूमन जो इंसानियत का आपस में रिलेशनशिप है, सबसे पहले वो देखते हैं। क्लाइमेट फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज़ नॉट सिमिलर। जो आबोहवा होती है ज़मीन के डिफरेंट हिस्सों पर वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे कि हमने नाम ही ऐसे रखे हुए हैं, मरी वाली साइड पे जाएँ वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, बर्फीले इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। ठीक है, डेजर्ट है तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये डिफरेंट कंडीशंस है ना आबोहवा की, क्लाइमेट की। इसके मुताबिक ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है वो भी डिफरेंट है। अ लॉट ऑफ वेरिएशन इज़ फाउंड ड्यू टू विच द फूड, क्लोथिंग, वे ऑफ लिविंग इज़ डिफरेंट। क्योंकि इतनी ज़्यादा डिफरेंस है वे ऑफ लाइफ में, खाने पीने की चीज़ों में, तो इसकी वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती हैं। हमारे पास जो लोग होते हैं वो गर्म इलाकों में रहते हैं, वो क्या करते हैं? गर्म लाइट कपड़े पहनते हैं, ऐसी खुराक लेते हैं जो ज़्यादा गर्म ना हो,
ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ यूज़ करते हैं, जबकि उसकी निस्बत जो सर्दी वाले इलाकों में रहते हैं, दूसरे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, वो लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, फ़र वाले ड्रेसेस यूज़ करते हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ खाती हैं जो उनकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर सके। मिसाल के तौर पर फ़िश हो गई, ये ड्राई फ्रूट्स हो गए, ऐसी चीज़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। जबकि दूसरे एज़ कम्पेयर टू दूसरे एरियाज़ जहाँ पे एक टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, तो वो लोग ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। देखिए ना, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया, ड्रेसेस में डिफरेंस है, उनकी खुराक में डिफरेंस है, उनकी आबोहवा में डिफरेंस है, तो उसकी वजह से उनकी सारी चीज़ों में डिफरेंस है एक दूसरे से। उनकी इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा उनकी फ़िज़िकल कंडीशंस जो होती हैं वो भी, फिज़िक वगैरह पे भी ये क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। फिज़िकल लैंडस्केप एंड ह्यूमन बींग्स और फिज़िकल लैंडस्केप का रिलेशन देखते हैं। फिज़िकल लैंडस्केप में हम देखेंगे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट हैं, ओशन है। माउंटेन्स आपको पता है फ्लैट लैंड जो होती है वो अवेलेबल होती है, माउंटेन्स पे ऊपर अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। नो फ्लैट लैंड अवेलेबल, फ्लैट लैंड अवेलेबल नहीं होगी। वहाँ पे हमने क्या करना है, अपने काम करने के लिए, वेजिटेशन ग्रो करने के लिए माउंटेन्स के डिफरेंट पार्ट्स पे स्लोप्स को कट डाउन किया जाता है। उसे कट करने के बाद स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं। वहाँ पे डिफरेंट तरह की हम क्रॉप्स और प्लांट्स वगैरह कल्टिवेट करवाते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू डेवलप, वहाँ पे रेलवे और रोड का सिस्टम भी डेवलप करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे सिटीज़ में तो मौजूद ही नहीं है ना कि वो इजीली रोड या रेलवे का सिस्टम, रेलवे नेटवर्क का बना सकें। वहाँ पे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो उनको पहले उन्हें कट डाउन करना पड़ता है, उनको स्लोप्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर जाके वो उसे कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा वहाँ पे बर्फ़बारी भी ज़्यादा होती रहती है माउंटेन्स में ज़्यादातर। उसके बाद है प्लेन्स। प्लेन्स प्रोवाइड एन ईजी इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट होता है प्लेन्स का एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स बहुत ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे ज़िंदगी का डेवलप करना बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स। जो माउंटेन्स में लोग रहते हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कभी कंडीशन ऐसी हो जाती हैं, कभी कैसे बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस भी होती हैं वहाँ पे, सीवियर कंडीशन, सीवियर कोल्ड कंडीशंस भी बेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और ना उनके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई अच्छा निज़ाम है, ना रेलवे का, ना दूसरी सहूलियात इतनी मैसर होती हैं वहाँ पे। एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स, प्लेन्स का जो प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट बहुत आसान है। यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होता, मॉडरेट टेम्परेचर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से हमारी जो दुनिया की 80% आबादी है वो प्लेन एरियाज़ में रहती है, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट मोर सूटेबल है। तो आपको पता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल इन्वायरमेंट और सूटेबल कंडीशंस को ही करते हैं कि वो हमें मिले। इसी वजह से 80% पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की वो कहाँ पे रह रही है, प्लेन्स एरियाज़ में। नेक्स्ट है हमारे पास डेजर्ट। डेजर्ट रेतीले इलाके, सहरा वाले इलाके को हम कहते हैं। यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो होती है वो बहुत कम होती है, ना होने की बराबर होती है, बहुत कम रेयर कंडीशंस में वहाँ पे रेनफॉल होती है, रेनफॉल नहीं होती, जिसकी वजह से जो उनकी क्रॉप्स वगैरह की कल्टीवेशन है वो भी वहाँ पे नहीं कर सकते। कुछ ही पौधे हैं जो वहाँ पे उगते हैं, कैक्टस वगैरह, ठीक है, जो इतनी एक्यूट शॉर्टेज को पानी की बर्दाश्त कर सकते हैं। वरना आपको पता है पानी ना मिले पौधे को तो पौधे वेल्ट कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, फिर मर जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ ही प्लांट्स हैं जो ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा डेजर्ट में टेम्परेचर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, वो भी बेयर करना इंसानों के लिए भी मुश्किल होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो वो इतने हार्श कंडीशंस में रहते हैं। वेजिटेशन कवर इज एब्सेंट। वेजिटेशन कवर क्या होता है, एब्सेंट है, वहाँ पे ये ग्रोथ वगैरह नहीं होती क्रॉप्स की। पीपल स्पेंड नोमैडिक वे ऑफ लाइफ। लोग ज़्यादातर वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ही करते रहते हैं, क्योंकि उनको पानी और खुराक मुहैया तो वहाँ से हो नहीं रहा, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पानी की तलाश में रहते हैं, कभी खुराक की तलाश में रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ओशन। क्या है हमारे पास, ओशन। ओशन जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का। आपको पता है ओशन का पानी हम पीने के लिए तो यूज़ नहीं करते ना, क्योंकि इसमें नमकियात ज़्यादा होती है। ओशन जो है वो ट्रांसपोर्ट का मेन ज़रिया है। जो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन हुई थी वो ओशंस के ज़रिए हुई थी, इसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। उसके अलावा जो हमारे पास ट्रेड का सिस्टम है, जो तिजारत होती है, वो भी हम ओशन के ही ज़रिए करते हैं, ठीक है। 1000 of ships used for journey and trade।
हज़ारों की तादाद में शिप्स यूज़ की जाती हैं सफ़र करने के लिए, उसके अलावा तिजारत करने के लिए। तिजारत का लाखों का सामान हमारे पास, लाखों करोड़ों का सामान की तिजारत किसके ज़रिए होती है? ओशन के ज़रिए होती है। ठीक है, हमारे पास जो ज़्यादातर तिजारत हो रही है वो क्रूड ऑयल की हो रही है। उसके अलावा डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, मसनियात की चीज़ें, दूसरी चीज़ें ये बहरी जहाज़ों के ज़रिए एक कंट्री से इंटरनेशनल नेशनल दोनों लेवल्स पे हमारे पास तिजारत ज़्यादातर ओशंस के ज़रिए होती है। ज़्यादातर तिजारत जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है वो किसके ज़रिए होती है? ओशंस के ज़रिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स। रिवर्स जो होते हैं हमारे पास ये भी पानी ही है, ठीक है, जो हमें मुहैया होता है रिवर्स की सूरत में। जो हम एनर्जी ले रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा करते हैं वो रिवर्स के ज़रिए पैदा होती है। रिवर्स सोर्स ऑफ इरिगेशन भी हैं, जो रिवर्स जिन इलाकों के साथ नज़दीक लगते हैं तो उन इलाकों में जो पौधे या जो क्रॉप्स कल्टीवेट करवाई जाती हैं उनको पानी रिवर्स ही मुहैया करते हैं। उसके अलावा रिवर्स जो होते हैं वो खूबसूरती के लिए भी बहुत मशहूर होते हैं, उनके जो करीबी इलाके हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, तो टूरिस्ट के उनको विज़िट करने के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। उसके बाद हमारे पास है फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स। फॉरेस्ट का ह्यूमन बींग्स के साथ इंट्रैक्शन देखना। आपको पता है कि फॉरेस्ट का स्टार्ट से ही ह्यूमन बींग्स के साथ इंट्रैक्शन है। अगर देखा जाए, हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले इंसान जंगलों में ही रहता था, वहाँ से खुराक लेता था, उनके पत्ते फूल पौधे ये चीज़ें खा के वो अपना पेट भरता था, उनके पत्तों से ही अपने कपड़े वगैरह बनाता था। तो हिस्ट्री में जाए तो फॉरेस्ट के साथ इंसानियत का बहुत पुराना ही रिलेशनशिप है। ये हमारे पास फॉरेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है ऑक्सीजन का। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जो हमारी सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हम कहाँ से लेते हैं? फॉरेस्ट से ही लेते हैं। फॉरेस्ट में पौधे मौजूद हैं, पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ऑक्सीजन मुहैया ना हो तो फ़ौरन डेथ हो जाए। उसके अलावा हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, पेपर, शिप्स डिपेंडेंट ऑफ फॉरेस्ट। जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं रबर की, पेपर जो हम कॉपीज़ वगैरह ये चीज़ें जो पेपर सॉफ्ट हार्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ये किसकी वजह से हैं? फॉरेस्ट की वजह से। रबर भी हम फॉरेस्ट से ले रहे हैं। जो शिप्स बनती हैं, जो ओशंस में चलती हैं, ये शिप्स किससे बनती हैं? ये फॉरेस्ट से लकड़ी ली जाती है, उससे बनती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ड एंड ह्यूमन बींग। दुनिया में रहने वाले लोगों का जो हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं उसका रिलेशनशिप हम लिविंग वर्ड के साथ देखें। हम देखते हैं कि इंसान जो है वो जानवरों से खुराक हासिल करता है, मछलियाँ पकड़ता है वो खाता है, जानवरों से गोश्त वगैरह लेता है खुराक के लिए। उसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह जो क्रॉप्स कल्टीवेट हो रही हैं इनसे खुराक हासिल करता है। इंसान डिफरेंट वे से अपने डिफरेंट कंडीशन में जो चीज़ें उसे सूटेबल होती हैं वो यूटिलाइज करता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। स्नोई एरियाज़ में जो होते हैं ना डॉग्स होते हैं वो पुल वुडन कार्ट्स के लिए, मतलब वो डॉग्स को यूटिलाइज करते हैं पुल करने के लिए, लकड़ियों के छकड़े को ना पुल करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा आपको पता है डेजर्ट में कैमल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कैमल को कहा जाता है कि ये एरोप्लेन है डेजर्ट का। क्यों? क्योंकि कैमल के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि कैमल काफ़ी अरसे दिन भी बाद भी ना वो इस काबिल होता है कि वो खुराक ना भी ले तो सर्वाइव कर जाता है। ठीक है। एलिफेंट्स आर यूज फॉर हैवी ट्रांसपोर्टेशन। एलिफेंट्स को हम ज़्यादा जो भारी सामान होता है उसकी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एलिफेंट्स को यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन यूज़ फॉर कल्टीवेशन। पुराने वक्तों में ये पुराना तरीका है कि हमने बैलों वगैरह के ज़रिए काश्तकारी करते हैं। उसके अलावा सिल्क जो हम ऑब्टेन करते हैं वो भी सिल्क वर्म से ऑब्टेन करते हैं। यहाँ तक आपके टॉपिक पूरा चैप्टर समराइज हो गया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय फिजिकल लैंडस्केप। फिजिकल लैंडस्केप से क्या मुराद है? डायरी, आपकी मंडे की जो डायरी जानी है उसमें आपने रीडिंग है, एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आए। ठीक है, ये यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ है। कोई भी क्वेश्चन है कुछ है आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ओके क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।